हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल देवभूमि ज्ञान दर्पण में। तो हिंदी साहित्य खंड में कवि परिचय की एक सीरीज हमने शुरू कर रखी है, जिसमें हम सिलेबस में दिए गए प्रत्येक कवि तथा उनकी रचनाओं को कवर कर रहे हैं। ये इस सीरीज का 8वां भाग है। इससे पहले 7 पार्ट मैं अपलोड कर चुका हूँ। अगर आप लोगों ने उन्हें नहीं देखा तो प्ले लिस्ट में जाकर ज़रूर चेक कर लें, क्योंकि आप जानते हैं यूपीएससी सिलेबस के अकॉर्डिंग ये जो सेक्शन है कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ से 4 या 5 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आप लोग इन्हें अच्छे से तैयार कर लें, अपने नोट्स तैयार कर लें, या फिर नोट्स नहीं भी बना सकते हैं तो वीडियोज़ को बार बार देखकर फास्ट मोड में बार बार देखकर रिवीजन कर सकते हैं, जिससे कि आपके 4-5 क्वेश्चन श्योर हो जाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, इससे जस्ट पहले जो मैंने वीडियो डाली थी संपूर्ण हिंदी व्याकरण वाले खंड में, ये विश्व हिंदी सम्मेलन वाली, इसमें मैंने बताया था कि जो 12th जो हिंदी सम्मेलन है 12वां, ठीक है, उसमें लिखा हुआ है कि वो 2021 में हुआ और देवास मध्य प्रदेश में हुआ था। तो इसको करेक्ट कर लें आप लोग। ये कुछ बुक्स में लिखा हुआ है ऐसा, अब मुझे समझ नहीं आया कि ऐसा क्यों दिया हुआ है, लेकिन अभी पता चला कि जो 12th हिंदी सम्मेलन है, 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन, ये आपका 2023 में होने वाला है। ठीक है, 2021 में नहीं हो रहा है, 2023 में होने वाला है। और इसका जो जहाँ होने वाला है वो है फिजी। तो जो अगला विश्व हिंदी सम्मेलन होने वाला है, 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन, ये फिजी में आयोजित होने वाला है और 2023 में आयोजित होने वाला है। इसके लिए गवर्नमेंट ने वेबसाइट भी लॉन्च कर रखी है। इसके लिए एक लोगो भी जारी कर रखा है, जिसमें कमल का फूल है और आपका ये नारियल वाले पेड़ दिखाए गए हैं। तो इस तरीके से इसका लोगो जारी कर रखा है, आप लोग एक बार चेक कर लें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और बाकी एक चीज़ और की, जो अभी तक वीडियोज आई हुई हैं, इनमें अगर आपको कहीं पे कोई मिस्टेक लगती है, कहीं कोई करेक्शन करना है, देखिए टाइपिंग करने में मिस्टेक हो जाती है, तो आप कोई करेक्शन करने का आपको लगेगा कि इस पर सुधार करना चाहिए, तो आप लोग उस पर कमेंट कर सकते हैं। और मैं इसके लिए एक अलग से सेक्शन लेके आऊँगा, जिसमें हम लोग इन सारी वीडियोज में जितनी अभी तक आ चुकी हैं, इनमें कहीं भी कोई गलती हुई होगी जो करेक्ट करना है, तो उसके लिए एक अलग से मैं वीडियो लेके आऊँगा, जिसमें हम सारी की सारी गलतियों को एक बार देख के करेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पद्य खंड में हमारे लास्ट पार्ट रहे हैं। ठीक है, इसके बाद शायद एक और पार्ट आएगा और ये हमारा कवि परिचय वाला समाप्त हो जाएगा। तो देखते हैं आज के पहले कवि हैं माखन लाल चतुर्वेदी जी। आप जानते हैं कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, राष्ट्रीय स्तर के कवि हैं। इन्हें राष्ट्रवादी कविताएं लिखने के लिए जाना जाता है और एक भारतीय आत्मा के उपनाम से भी इन्हें पुकारा जाता है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो देखते हैं, इनका जो जन्म है ये 4 अप्रैल 1889 ईस्वी को होशंगाबाद मध्य प्रदेश में हुआ था। तो ये चीज़ ध्यान में रखें, क्योंकि एक जाने माने कवि हैं। ठीक है, एक भारतीय आत्मा इन्हें कहा जाता है, राष्ट्रवादी कवि माना जाता है, तो बहुत ज़्यादा संभावना है कि इनका भी जन्म पूछ ले। जैसा कि मैंने पहले बताया आपको, जन्म केवल उन कवियों का पूछा जाता है जो बहुत ज़्यादा फेमस हैं, जैसे छायावादी कवि हैं या फिर राष्ट्रवादी कवि हैं, जिनकी रचनाएँ आपकी राष्ट्रवादी हैं। ठीक है, इस तरीके की जो कवि हैं इनकी पूछी जाती हैं। तो ध्यान रखें, 4 अप्रैल 1889 को होशंगाबाद मध्य प्रदेश में जन्म हुआ है। पिताजी हैं इनके नंदलाल चतुर्वेदी जी। कार्यक्षेत्र कवि, साहित्यकार, शिक्षक और पत्रकार हैं। और इनकी मृत्यु हुई थी 30 जनवरी 1968 ईस्वी को। ये आप लोग ध्यान में रखेंगे। अब बात कर लेते हैं इनकी प्रमुख रचनाओं की। तो इनकी प्रमुख रचनाओं में सबसे पहले हम देखेंगे इनके काव्य संग्रह। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि इनको पुरस्कार भी मिले हुए हैं, अपने टाइम के काफ़ी प्रतिष्ठित कवि रहे। ठीक है, और अभी हाल ही में एग्जाम में इनमें से पूछा भी गया था, हिमक्रीटनी वाला। ठीक है, तो ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो देखें, हिमक्रीटनी, हिमतरंगिणी, वेणुलो गूंजे धरा, धूम्रवलय, युगचरण, मरण ज्वार, वनवासी, माता, समर्पण और बिजुरी काजल आज रही। तो ये इनकी कुछ प्रमुख काव्य संग्रह हैं या फिर इनकी प्रमुख कविताएं हैं। अब यहाँ इनमें से जो हिमक्रीटनी है और हिमतरंगिणी है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इन्हें आपको पुरस्कार मिले हुए हैं, दोनों को ही पुरस्कार मिला हुआ है। तो जो भी रचनाएं, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, जो भी रचनाएं पुरस्कृत हैं, चाहे वो साहित्य अकादमी हो, चाहे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला हो या फिर कोई अन्य सम्मान मिला है, ठीक है, तो ये सारी रचनाएं इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो इनकी ये दोनों ही रचनाएं आप लोग याद रखेंगे। और कैसे पता चलेगा कि ये माखन लाल चतुर्वेदी की हैं, तो मैं इसके लिए आपको एक तरीका दे रहा हूँ। देखें, ऐसा है, इनका नाम है माखन। ठीक है, माखन कहने का मतलब मक्खन जो आता है वो बटर। ठीक है, ये आपका इसमें होता है पिघलने का गुण, ये सॉलिड स्टेट में होता है और पिघल जाता है, तो माखन पिघलता है। उसी प्रकार हिम मतलब बर्फ़ होती है आपकी, तो बर्फ़ भी पिघलती है। ठीक है, सॉलिड स्टेट में रह सकती है, लेकिन ये टेम्परेचर मिलने पर पिघल जाती है। तो माखन और हिम में बहुत समानता है, दोनों सॉलिड स्टेट में रहते हैं और दोनों पिघलने की क्षमता रखते हैं, यानी कि पिघल जाते हैं।
तो इससे आप लोग रिलेट कर सकते हैं कि हिमक्रीटिनी और हिम तरंगिणी दोनों हिम हिम वाली हैं, तो ये दोनों ही किसकी होंगी, माखनलाल चतुर्वेदी जी की होंगी। ठीक है, और इसके अलावा अगर आप इनको पूरा याद करना चाहते हैं तो पहले हम सारी इनकी रचनाएं देख लेते हैं, फिर हम एक ट्रिक इसके लिए प्रोवाइड करेंगे। तो हम देखते हैं इनकी कविताएं। तो कविताएं कहने का मतलब है कि जो इनने काव्य संग्रह है उस काव्य संग्रह में ही जिनको रखा गया, ठीक है, अलग अलग शीर्षक से, तो वो कविताएं हैं। यानी कि जो काव्य संग्रह इससे पहले हमने देखा उसी के अंदर ये कविताएं हैं। तो इनकी एक सबसे प्रमुख कविता है पुष्प की अभिलाषा, जो कि आपने सुना होगा, चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं वाली, ठीक है, मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाएं वीर अनेक। तो ये बहुत ही ज़्यादा फेमस इनकी कविता रही और इससे इन्हें बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि मिली और इन्हीं के आधार पर इन्हें एक राष्ट्रवादी कवि कहा गया, एक भारतीय आत्मा कहा जाता है। तो ध्यान में रखेंगे, पुष्प की अभिलाषा किसकी रचना है, ये हैं आपकी माखनलाल चतुर्वेदी जी की। अगली है कैदी और कोकिला, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कारण क्या है, NCERT में दी गई रचना है, ठीक है, NCERT में दी गई है और साथ ही साथ इसमें ब्रिटिश काल में जो कैदी होते थे उनका किस प्रकार से शोषण किया जाता था भारतीय कैदियों का, तो उसके बारे में उल्लेख किया गया है। अगली है अमर राष्ट्र और दीप से दीप जले, तो ये भी महत्वपूर्ण रचना है, ध्यान में रखेंगे। अगला है आपका निबंध संग्रह। तो निबंध संग्रह में साहित्य के देवता, अमीर इरादे गरीब इरादे, या फिर आपका अमीर देवता गरीब देवता, और एक भाषण आता है इसमें, चिंतक की लाचारी, ये इंपॉर्टेंट है, चिंतक की लाचारी पूछा भी गया है पहले, ठीक है। तो ये कब प्रकाशित हुआ था, कब उनने भाषण लिखा था, ये 1963 में लिखा है और इसका शीर्षक था चिंतक की लाचारी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे। बाकी साहित्य के देवता, अमीर देवता गरीब देवता, अमीर इरादे गरीब इरादे, ये सब इनकी रचना है। अगली बात कर लेते हैं इनके नाटक की। तो इनका एक नाटक भी है कृष्ण अर्जुन युद्ध, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखें, ये पूछा जा चुका है पहले। कृष्ण अर्जुन युद्ध किसका है, माखनलाल चतुर्वेदी जी का। देखिए एक भारतीय आत्मा है तो महाभारत से संबंधित जो घटनाएं हैं उनको भी किसने लिखा होगा, माखनलाल चतुर्वेदी जी ने ही लिखा होगा, ये आप लोग ध्यान में रख सकते हैं। तो कृष्णार्जुन युद्ध भी आपका एक भारत का बहुत बड़ा संग्राम जिसे कहा जाता है, ठीक है, महाभारत का रण, तो उससे संबंधित ये घटना है, तो यहीं से इनने लिखा हुआ होगा माखनलाल चतुर्वेदी जी ने, तो आप लोग इसको ऐसे रिलेट कर सकते हैं। इनका एक संस्मरण संग्रह है समय के पाँव। तो समय के पाँव आप लोग ध्यान में रखेंगे कि जब समय के साथ साथ बर्फ़ पिघल रही थी वाली बात, ठीक है, उसको अभी हम एक ट्रिक के माध्यम से रिलेट कर लेंगे, कनेक्ट कर लेंगे। तो समय के पाँव किसकी रचना है, माखनलाल चतुर्वेदी जी की। तो अब इनकी रचनाओं को एक तरीके से याद करने की कोशिश करते हैं एक ट्रिक के माध्यम से, हो सकेगा तो अधिक से अधिक रचनाएं मैं इसमें कवर करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। बाकी आप लोग एक्स्ट्रा कोई इसमें जोड़ सकते हैं, ठीक है, कोई लाइन या फिर कोई ट्रिक आप लोगों को अगर मन में आती है तो उसको जोड़ सकते हैं। तो देखिए कौन सी इसके लिए ट्रिक हो सकती है, आप लोग नोट कर लें। एक तरीके से इसको याद करने का तरीका है, हिम युग में, मैं यहीं से चल रहा हूँ, ठीक है, ये हिम क्रीटिनी हिम तरंगिणी दोनों ही आ जाएंगी इससे, हिम से, और युग से मतलब युग चरण है, तो सीक्वेंस वाइज नहीं लिखे हैं मैंने, ऊपर नीचे होंगे, लेकिन आप लोग कनेक्ट कर लें, ठीक है। हिम युग में मरण ज्वार से गूंजे धरा, जैसे हिम युग में बर्फ़ पिघल रही है, मरण ज्वार आया, ठीक है, मरण ज्वार कहने का मतलब ज्वार भाटा है और जिससे बर्फ़ पिघल गई, तो हिम युग में ज्वार से, हिम युग में ज्वार से, हिम से हो गया युग से, हिम युग में ज्वार से गूंजे धरा, और बिजुरी के धूम्र वलय को देखकर, बिजुरी काजल आज नहीं वाला हो गया, ठीक है, बिजुरी के धूम्र वलय को देखकर वनवासी माता का समय के पाँव में समर्पण हुआ, और कैदी की अभिलाषा और गरीब इरादे तथा चिंतक की लाचारी इसे देखकर जाग उठे। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आप लोग इसे एक लाइन में ऐसे याद रख सकते हैं, माखनलाल चतुर्वेदी की रचनाएं हैं, माखन यानी कि हिम पिघलने वाला और हिम भी पिघलने वाला, तो ऐसे करके पहला कनेक्ट करें, इसके साथ फिर सीधे आप लोग इन रचनाओं को ऐसे याद रखें, हिम युग में ज्वार से गूंजे धरा, हिम युग में ज्वार से गूंजे धरा, और बिजुरी के धूम्र वलय को देख वनवासी माता का समय के पाँव में समर्पण हुआ, कैदी की अभिलाषा और कैदी की अभिलाषा, चिंतक की लाचारी और गरीब इरादे जाग उठे माखन खाने को। तो ऐसे करके आप लोग इन सभी को कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये माखनलाल चतुर्वेदी की रचनाएं हैं। आगे बात कर लेते हैं इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट की। तो देखें कौन कौन से फैक्ट इनसे पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय विचारों से ओतप्रोत कवि हैं, यानी कि राष्ट्रवादी कवि माने जाते हैं, और माखनलाल चतुर्वेदी जी की कविताएं जो हैं ये राष्ट्रीय भावना से युक्त हैं, इसीलिए इन्हें
एक भारतीय आत्मा कहा जाता है। अब यहाँ पर ये पॉइंट जरूर ध्यान रखें कि एक भारतीय आत्मा इनका उपनाम है और एक भारतीय आत्मा माखनलाल चतुर्वेदी एक भारतीय आत्मा, ये एक पुस्तक भी है जिसकी रचना कर रखी है आपकी विजय दत्त श्रीधर ने। ठीक है, विजय दत्त श्रीधर, ये मैंने आगे शायद इसमें ऐड किया होगा पॉइंट, तो आगे आप लोग नोट कर लेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। चतुर्वेदी जी की पुष्प की अभिलाषा और अमर राष्ट्र नामक कविताओं ने अत्यधिक ख्याति प्राप्त की। तो जैसा कि मैं बता चुका हूँ, पुष्प की अभिलाषा से बहुत ज़्यादा इन्हें प्रसिद्धि मिली और एक राष्ट्रवादी कवि के रूप में ये जाने गए। माखनलाल चतुर्वेदी जी को पंडित उपनाम से जाना जाता था और साहित्यकारों में, उपन्यासकारों में ददा उपनाम से किसे जाना जाता था, ये क्वेश्चन पहले बन चुका है। तो आप लोग ध्यान रखें कि साहित्यकारों में ददा उपनाम से माखनलाल चतुर्वेदी जी को जाना जाता है। ठीक है, 1943 ईस्वी में चतुर्वेदी जी को इनकी रचना के लिए 1943 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट याद रखने, इनकी रचना हिमक्रीटिनी को देव पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अब जो देव पुरस्कार है, जिस प्रकार अभी इंडिया में साहित्य अकादमी या फिर ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में सर्वोत्कृष्ट पुरस्कार हैं, इसी प्रकार 1943 में जो उत्तर प्रदेश था, उत्तर प्रदेश में साहित्य के लिए दिया जाने वाला सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार था देव पुरस्कार। तो 1943 में इनकी एक रचना हिमक्रीटिनी को देव पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब जैसे हिमक्रीटिनी है या फिर हिम तरंगणी आएगा तो तुरंत ध्यान मानना चाहिए कि हिम यानी कि पिघलने वाला, माखन यानी पिघलने वाला। ठीक है, ऑप्शन देखते आप क्लिक कर जाएंगे, 100% श्योर है। तो अगला आगे चलते हैं। हिंदी साहित्य अकादमी का प्रथम पुरस्कार, हिंदी साहित्य अकादमी की शुरुआत जो 1954 में स्थापना हुई थी, मैंने आपको बताया था। ठीक है, इससे पहले वाली वीडियो आपने देखी होगी राजभाषा का विकास, तो उसमें हमने बात की थी कि हिंदी साहित्य अकादमी जो है इसकी स्थापना 1954-55 में हुई थी। तो 1955 में जब इनने पुरस्कारों की शुरुआत की तो पहला पुरस्कार माखनलाल चतुर्वेदी जी की रचना हिम तरंगणी को दिया गया। इसीलिए ये दोनों ही रचनाएं हिम तरंगणी, हिमक्रीटिनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। हिमक्रीटिनी को आपका यूपी का सर्वश्रेष्ठ साहित्य पुरस्कार, देव पुरस्कार उस समय का, ठीक है, 1943 में दिया गया था। और इसके बाद साहित्य अकादमी की जब शुरुआत हुई तो 1955 में साहित्य अकादमी पहला पुरस्कार इनकी रचना हिम तरंगणी को दिया गया था। ठीक है, तो ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा चतुर्वेदी जी को 1963 ईस्वी में पद्म भूषण पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। अब आप लोगों को ये समय इसलिए याद रखना है क्योंकि इससे जुड़ी हुई एक छोटी सी कहानी है। देखिए 1963 में इन्हें पद्म भूषण पुरस्कार मिला, लेकिन 1967 में इन्होंने वापस कर दिया। कारण क्या रहा कि 1963 में आप लोगों को पता होगा कि जब 1960 में राजभाषा आयोग है और संसदीय राजभाषा समिति, इनकी सिफारिशों के आधार पर राष्ट्रपति ने एक आदेश जारी किया था कि जल्दी से जल्दी हिंदी को एकमात्र संवैधानिक राजभाषा घोषित कर दिया जाए। ठीक है, तो इससे जितने अहिंदी भाषी क्षेत्र थे, अर्थात जिन्होंने हिंदी भाषा को अपनी राजभाषा के रूप में ग्रहण नहीं किया, इन सभी क्षेत्रों ने क्या किया, यहाँ पर विरोध करना शुरू कर दिया। तो विरोध बहुत ज़्यादा बढ़ा, इसीलिए जवाहरलाल नेहरू जी ने एक आश्वासन दिया कि अहिंदी भाषी राज्यों से या अहिंदी भाषी क्षेत्रों से पूछे बिना या उनकी सहमति के बिना हिंदी को एकमात्र राजभाषा घोषित नहीं किया जाएगा और अंग्रेजी भाषा को समाप्त नहीं किया जाएगा। इन्होंने आश्वासन दिया। तो इसी आश्वासन को मूर्त रूप देने के लिए 1963 में राजभाषा अधिनियम पारित किया गया। तो पहला राजभाषा अधिनियम कब आया? 1963 में आया। और इसमें प्रावधान क्या था कि अहिंदी क्षेत्रों की सिफारिशों के बिना हिंदी को एकमात्र राजभाषा घोषित नहीं किया जाएगा और प्रयास रहेगा कि अंग्रेजी बनी रहे। ठीक है, लेकिन इसके बाद जब 1966 ईस्वी में इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर बनती हैं तो ये क्या करती हैं, अपने कार्यकाल में 1967 ईस्वी में एक और संशोधन लेके आती हैं जो कि 1963 के राजभाषा अधिनियम में था। तो राजभाषा अधिनियम में संशोधन करती हैं 1967 में और संशोधित राजभाषा अधिनियम पारित करती हैं, जिसमें ये प्रावधान कर दिया गया था कि अंग्रेजी को समाप्त करना अब और ज़्यादा कठिन हो जाएगा। इन्होंने बात की थी कि अंग्रेजी भाषा को पूर्णतः समाप्त करने के लिए जितने भी अहिंदी भाषी राज्य हैं, अर्थात जिन्होंने हिंदी को अपनी राजभाषा स्वीकार नहीं किया, उन सभी राज्यों ने एक संकल्प पारित करना पड़ेगा। और इसके अलावा संसद के दोनों सदनों में भी उसी प्रकार का एक संकल्प पारित करना होगा, उसके बाद ही अंग्रेजी को समाप्त किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। तो इसी के विरोध में जो आपके माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं, इन्होंने 1963 में मिला हुआ पद्म भूषण पुरस्कार लौटा दिया था। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखेंगे। अगर आपने वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो प्रीवियस वीडियो जरूर देखें। ठीक है, आगे देखते हैं कैदी और कोकिला। इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। कैदी और कोकिला एनसीईआरटी में दी गई एक कविता है, एक रचना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, तो ध्यान में रखेंगे। कैदी और कोकिला ये चतुर्वेदी जी ने ब्रिटिश उपनिवेशवाद के दौरान जेल में हुए शोषण का विश्लेषण इसमें किया हुआ है। ठीक है, तो मैंने बताया था कि कैदियों के साथ किस प्रकार का व्यवहार उस समय होता था ब्रिटिश उपनिवेशवाद में, तो उसी के बारे में बात की गई है कैदी और कोकिला में। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। और हो सके तो आप लोग ये जरूर रखें ध्यान में कि जो कैदी और कोकिला है या फिर जैसे आपका
ये पुष्प की अभिलाषा है या फिर अन्य कविताएं जो फेमस हैं बहुत ज़्यादा, उनकी कुछ पंक्तियाँ, ठीक है, जो ज़्यादा प्रचलित थी, उन पंक्तियों को भी आप लोग नोट जरूर करें। ठीक, इससे क्या होता है कि एग्जाम में जैसे इस बार पूछा था उत्साह अट नहीं रही है, तो इस प्रकार की रचनाएं पूछ देते हैं और हमें नहीं आता तो ध्यान में रखेंगे। अगला, माखनलाल चतुर्वेदी जी ने कर्मवीर, प्रताप और प्रभा नामक पत्रिकाओं का संपादन भी किया था। इनमें से आपके जो प्रभा नामक पत्रिका है, ये काफ़ी प्रसिद्ध पत्रिका थी उस समय की, तो इसके लिए इन्हें जाना जाता है। लेकिन जो कर्मवीर पत्रिका है, कर्मवीर पत्रिका का इतना ज़्यादा खौफ हुआ, इसमें इनने पूरे राष्ट्रवादी विचारों को लिखा था। इनने जो शोषण हो रहा था भारतीयों का, ठीक है, भारतीयों के साथ जो अत्याचार अंग्रेजों के द्वारा और साथ ही साथ भारतीय नरेशों के द्वारा जो किया जा रहा था, उसके बारे में इनने इस पत्रिका में लिखना शुरू कर दिया। इसीलिए कर्मवीर पत्रिका का इतना ज़्यादा उस समय खौफ हो गया था कि कुछ शासकों के द्वारा, कुछ रियासत जो थी, उन रियासतों में शासकों के द्वारा इस पत्र को प्रतिबंधित कर दिया गया था। तो ये आप लोग ध्यान में रखेंगे। 1921 और 22 के दौरान जब असहयोग आंदोलन चल रहा था भारत में गांधी जी के द्वारा, तो 1921-22 के दौरान असहयोग आंदोलन में भी इनने सक्रिय भागीदारी की और इसी कारण से इन्हें जेल भी जाना पड़ा। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखेंगे। माखनलाल चतुर्वेदी एक भारतीय आत्मा, जैसा कि मैंने पहले बताया, ये एक पुस्तक भी है और इस पुस्तक के लेखक हैं विजय दत्त श्रीधर जी। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखें। माखनलाल चतुर्वेदी एक भारतीय आत्मा, ये पुस्तक किसने लिखी? विजय दत्त श्रीधर ने। अब हम बात करते हैं सुमित्रानंदन पंत जी की। अब देखिए, सुमित्रानंदन पंत जी जो हैं, ये उत्तराखंड के एक महान व्यक्तित्व हैं, आप लोग जानते हैं, और परीक्षावाणी में इनके बारे में दिया हुआ है। तो इस लिहाज से सुमित्रानंदन पंत एक कवि के बेसिस पे तो इनसे क्वेश्चन बनेंगे ही, साथ ही साथ उत्तराखंड के एक महान व्यक्तित्व के आधार पर भी इनसे प्रश्न बन सकते हैं। इसीलिए इनसे रिलेटेड हर एक फैक्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो सुमित्रानंद पंत जी का सबसे पहले जन्म देखते हैं, बिल्कुल यहाँ से डायरेक्ट पूछा जाता है, तो आप लोग बिल्कुल याद रखेंगे कि 20 मई 1900 को कौसानी बागेश्वर में होता है। पूरी डेट याद रखना है, ठीक है, क्योंकि ये उत्तराखंड के महान व्यक्तित्व भी हैं और कवि भी हैं। तो 20 मई 1900 को कौसानी बागेश्वर में जन्म हुआ था। पिता हैं गंगादत्त उप्रेती जी, गंगादत्त पंत जी, और माता थी सरस्वती देवी जी, ठीक है। इनका कार्य क्षेत्र देखें तो कवि, शिक्षक और लेखक। आत्मकथा है इनकी 60 वर्ष एक लेखांकन, ये काफ़ी आसान है याद रखने के लिए। 1900 में जन्म हुआ है, तो ऑब्वियसली 60 साल इन्हें 1960 में ही होंगे, और इसी के आधार पर इन्होंने 60 वर्ष एक रेखांकन नाम से अपनी आत्मकथा लिखी। ये पहले पूछा जा चुका है और संभव है कि यूके ट्रिपल एस में भी ये पूछा जाए। तो 60 वर्ष एक रेखांकन, ये किसकी रचना है, किसकी आत्मकथा है? सुमित्रानंदन पंत की, ठीक है। अब इनकी प्रमुख रचनाओं की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप लोग ये जान लें कि सुमित्रानंदन पंत जी की रचनाएं जो हैं, ये आपका जो हिंदी के विकास का जो कालखंड हमने पढ़ा था, छायावाद युग, ठीक है, प्रयोगवाद युग, प्रगतिवाद युग, तो इन सभी युगों से होकर गुजरता है इनका साहित्य। अर्थात इनकी रचनाएं हर युग के अकॉर्डिंग बनी हुई हैं। इनने हर युग की रचनाएं की थी। छायावादी युगीन रचनाएं की हैं इनने, प्रयोगवाद युगीन रचनाएं की हैं, या फिर इनने प्रगतिवादी रचनाएं की हैं। तो हर प्रकार की इनकी रचनाएं, इनका साहित्य तीनों युगों से गुजरता है, तो उनको मैंने अलग अलग करने की यहाँ पे कोशिश की है। तो आप लोग भी इसी प्रकार से ध्यान रखें। वैसे यूके ट्रिपल एस होता तो ऐसा क्वेश्चन पूछ देता, कौन सी रचना छायावादी है, कौन सी प्रगतिवादी है, कौन सी प्रयोगवादी है, लेकिन यूके पीएससी ऐसे क्वेश्चन नहीं बनाएगा। तो देखें, इनकी रचनाएं जो सबसे इंपॉर्टेंट है, छायावादी रचनाएं बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो इन्हें आप लोग याद कर ही लेंगे। ग्रंथि, पल्लव, ठीक है, ये कि खड़ी बोली की रचना है और इसमें इन्होंने खड़ी बोली को समर्थन दिया था, तो ये भी ध्यान में रखें। 1928 में प्रकाशित हुई थी। वीणा, गुंजन, ज्योत्सना, तो आप लोग देख रहे होंगे ग्रंथि, पल्लव, वीणा, गुंजन, ये सब कहीं ना कहीं प्रकृति से, मधुर ध्वनियों से संबंधित हैं। और आप लोगों ने ये सुना होगा कि जो सुमित्रानंद पंत जी हैं, इन्हें प्रकृति के चतुर चितेरे कहा जाता है, ठीक है, या प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है, क्योंकि इनने जो रचनाएं की हैं ये प्रकृति से, कहीं ना कहीं पर्यावरण से, कहीं ना कहीं मधुर ध्वनियों से, ठीक है, जो पक्षियों का कलरव होता है, इससे संबंधित रचनाएं की हैं। तो आपको नाम से ही पता चल जाएंगी। अगर नहीं चलती हैं तो फिर भी मैं ट्रिक प्रोवाइड करने की कोशिश आप लोगों को करूँगा, ठीक है। तो ग्रंथि, गुंजन, पल्लव, वीणा, ज्योत्सना, चिदम्बरा, कला और बूढ़ा चाँद, गिरजे का घंटा और लोकायतन, ये इनकी प्रमुख छायावादी रचना है। तो ये आप लोग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। आध्यात्मवादी रचनाएं देखते हैं। तो आध्यात्मवादी या फिर नवचेतनावादी ऐसी रचनाएं जिन्होंने आध्यात्म को बढ़ावा दिया या फिर मनुष्य को सोचने समझने की क्षमता विकसित की, तो उनमें आपके हैं स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूलि, युगांतर, ठीक है, युग में बिल्कुल युग का अंतर कर दिया, या फिर आप लोग कह सकते हैं कि युग परिवर्तन कर दिया, ऐसी रचनाएं। उत्तरा, रजत शिखर, पतझड़, ठीक है, तो ये देख रहे हैं आप लोग कि रजत शिखर है या स्वर्ण किरण है, स्वर्ण धूलि, ये सभी कहीं ना कहीं प्रकृति से संबंधित रचनाएं हैं। पतझड़, शिल्पी, वीणा, वाणी और अतिमा, वीणा भी इनकी एक रचना है, छायावादी रचना, और वाणी इनकी एक
प्रगतिवादी या प्रयोगवादी रचना है, सॉरी ये जो आपका आध्यात्मवादी रचना है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं इनकी प्रगतिवादी रचनाओं की। इससे पहले दो रचनाएं और हैं, सौवर्ण और पानवाला। ठीक है, ये भी आपकी आध्यात्मवादी हैं। तो प्रगतिवादी रचनाएं देखें, युगवाणी, युगांत, परिवर्तन, ग्राम्य, सत्यकाम। तो आप लोग ना ऐसे याद रख सकते हैं कि भैया प्रगतिवादी रचनाएं थी। प्रगति हुई किसकी? एक ग्राम के बारे में बात की जा रही है, एक ग्राम्य के बारे में बात की जा रही है कि उसमें कैसे इनकी वाणी से, ठीक है, जो सुमित्रानंद पंत जी हैं, इनकी वाणी से उसके पूरे युग में परिवर्तन हो गया और उस गांव की दशा दिशा बदल गई थी। ठीक है, जिसको इनने अपनी आंखों से देखा था। तो इस तरीके से आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं। बाकी मैं इसके लिए ट्रिक दूंगा अभी। तो वे आंखें इनकी एक रचना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये पूछी जा चुकी है, इसलिए मैंने इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल देख लिया था। तो ये 10 काव्य खंडों में यानी कि 10 खंडों में रचित ये रचना है और काफ़ी प्रसिद्ध रही थी वे आंखें रचना। तो ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। और इनकी सबसे ज़्यादा पूछी गई रचना यूके SSC ने जो पहले पूछी है, ये है ग्राम्य। ठीक है, तो ये भी आप लोग ध्यान में रखें। आगे बात करते हैं इनके उपन्यास की। तो इनके उपन्यास में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध आता है बुरांस। ये कुमाऊनी भाषा में लिखा गया उपन्यास है। तो आप लोगों के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए याद रखना ही पड़ेगा। बुरांस उपन्यास किसका है? सुमित्रानंद पंत जी का, और कुमाऊनी भाषा में लिखा हुआ है। दूसरा है इनका एक उपन्यास हार। ठीक है, अन्य रचनाएं देखिए, ये ऐसा है पर्वत प्रदेश में पावस। ये NCERT में दी गई रचना है, लेकिन उसमें ये नहीं बताया गया था कि किस विधा की रचना है, तो मुझे मिला नहीं, इसलिए मैंने इसके अन्य रचना में इंक्लूड कर दिया। अगर आप लोग सर्च कर पाएंगे तो देख लेना कि पर्वत प्रदेश में पावस इनकी किस विधा की रचना है, लेकिन ये NCERT में दी है तो इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, तो पर्वत प्रदेश में पावस, तो ये इनकी कुछ रचनाएं थी जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि क्या तरीका हो सकता है इन रचनाओं को याद रखने का। तो मैं एक ट्रिक आप लोगों को दे रहा हूँ जिसमें अधिक से अधिक रचनाएं यहाँ पर कवर हो जाएंगी, बाकी जितनी छूटती हैं आप उन्हें देख लेंगे। ठीक है, तो देखिए इसका तरीका ये है कि मैं ट्रिक बोल रहा हूँ, आप लोग लिख लेंगे। ठीक है, तो सुमित्रानंदन पंत, पंत जी की रचनाएं याद करने का तरीका देखें। पंत और ग्रंथ, ये जो ग्रंथि है इसे आप लोग रिलेट करेंगे पंत से, पंत ग्रंथ, पंत ग्रंथ। तो ग्रंथि पल्लव यानी कि पंत पल्लव, आप लोग ग्रंथि पल्लव कहें, उसके तुरंत बाद ही पंत पल्लव भी कह देंगे। तो जितनी बार आप ट्रिक पढ़ेंगे उतनी बार इसको दोहराएं। ठीक है, ग्रंथि पल्लव, पंत पल्लव। तो अब पूरी ट्रिक मैं बोल रहा हूँ। ग्रंथि पल्लव की गूंज और चिदम्बरा की वाणी से बूढ़े चांद की ज्योति का आयतन बढ़ गया, मानो स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूलि युगों बाद उतर आई हो रजत शिखर पर और झर रही हो अंतिम वाणी इस पर्वत प्रदेश में, जिससे ग्राम के परिवर्तन को देखती हैं ये आंखें। ठीक है, तो ये इनकी सारी रचनाएं इसमें कवर हो जाती हैं। तो इसे आप लोग नोट कर लें इस ट्रिक को, और उसके बाद इन रचनाओं को मैच करने की कोशिश करें कि कितनी रचनाएं इसमें कवर हो रही हैं। ठीक है, वीडियो को पॉज करके बार बार सुन लें। तो ये इनकी रचनाएं थी। अब देखते हैं इनसे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण फैक्टर जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो सुमित्रानंद पंत जी के बचपन का नाम था गुसाई या फिर गुसें, और इनके जो साथी थे ये गुसें नाम से ही पुकारते थे, तो इनका उपनाम आता है गुसें पंत। ये पूछा गया है एग्जाम में। इनके अन्य उपनाम थे, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन बने हुए हैं। तो अन्य उपनाम में देखें, प्रकृति का सुकुमार कवि, जैसा कि मैंने बताया, इनने प्राकृतिक जो आपका सौंदर्य होता है उससे संबंधित कई रचनाएं की हैं, इसलिए प्रकृति का सुकुमार कवि, प्रकृति के चतुर चितेरे। ठीक है, और शब्द शिल्पी कवि भी इन्हें कहा जाता है। इसके अलावा इनके कुछ अन्य उपनाम भी हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, बट बुक्स में दिए हुए हैं तो मैंने कवर कर दिया इसमें। पंत जी के अन्य उपनाम मुकुल, लक्ष्मण, नंदिनी और एक निहत्ता। ये तो पूछा जा चुका है पहले, किस कवि को, किस साहित्यकार को एक निहत्ता उपनाम से भी जाना जाता है, तो एक निहत्ता कहा जाता है आपका सुमित्रानंद पंत जी को। अब प्रकृति की रचना कर रहे हैं, प्रकृति से संबंधित, तो प्रकृति से लड़ने के लिए ये निहत्ते हैं, इन्हें किसी हथियार की आवश्यकता नहीं है। तो इस तरीके से आप लोग रिलेट कर लें। अगला है, सुमित्रानंद पंत जी जो हैं हिंदी साहित्य के छायावादी युग के कवि हैं, हमने बताया था आपको। ठीक है, जब हमने सबसे पहले इसकी जो ये सीरीज है शुरू कर रखी थी, तो उसी में हमने छायावादी कवियों के बारे में बात की थी। छायावाद के 4 कवि हुए, 4 स्तंभ जिन्हें कहा जाता है, तो ये भी छायावाद के प्रमुख 4 स्तंभों में से एक हैं। इन्हें छायावाद का विष्णु कहा जाता है। तो आप लोगों को पता होगा, छायावाद का ब्रह्मा, छायावाद का विष्णु, छायावाद का महेश, 3 हैं। ठीक है, छायावाद का ब्रह्मा जयशंकर प्रसाद जी को कहा जाता है, छायावाद का विष्णु सुमित्रानंद पंत जी को कहा जाता है, और छायावाद का महेश कहा जाता है आपका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को, जो कि हम अगली वीडियो में देखेंगे। इसके बाद आपके चौथे स्तंभ में आते हैं महादेव वर्मा, जिन्हें आधुनिक मीरा कहा जाता है। तो आप लोगों ने नोट किया होगा, एक जगह देख लें। और बाकी इसके अलावा मैंने एक और चीज़ बताई थी, छायावाद त्रयी। ठीक है, तो छायावाद त्रयी में आपके वर्मा परिवार के 3 लोग सम्मिलित हैं, उन्हें आप लोग एक बार देख लेना।
अगला है कि हिंदी साहित्य का प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार 1968 ईस्वी में चिदम्बरा के लिए पंत जी को दिया गया था। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सभी ने सुना होगा, हर किसी को याद होती है कि चिदम्बरा के लिए दिया गया पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार 1968 में दिया गया। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। इनके नाम पर 2015 में डाक टिकट जारी हुआ था। ठीक है, पंत जी के परामर्श पर ही ऑल इंडिया रेडियो का नाम 1957 में आकाशवाणी रखा गया। ये इससे पहली वाली वीडियो में भी हमने कवर किया हुआ है कि जो आपका ऑल इंडिया रेडियो है 1936 में इसे ऑल इंडिया रेडियो नाम मिला। इससे पहले इसे खाली भारतीय रेडियो करके ऐसे करके सेवा शुरू की गई थी। ठीक है, 1927 में इंडिया में सबसे पहले इंट्रोड्यूस करवाएगी आपकी रेडियो सेवा, और 1927 से इसकी एक तरीके से शुरुआत हो गई थी। लेकिन 1936 में इसका नाम परिवर्तित करके ऑल इंडिया रेडियो रख दिया गया था, और 1936 से लेकर 1957 तक यही नाम रहा। लेकिन 1957 ईस्वी में सुमित्रानंदन पंत जी के परामर्श पर इसका नाम बदलकर आकाशवाणी रख दिया गया। तो ये इम्पोर्टेंट है। अब इनके सुझाव पर क्यों रखा गया? क्योंकि 1950 से लेकर 1957 के मध्य सुमित्रानंदन पंत जी ने ऑल इंडिया रेडियो विभाग में काम किया हुआ है। ठीक है, तो तभी इनने सुझाव दिया था। पंत जी को 1960 ईस्वी में कला और बूढ़ा चाँद काव्य के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। 1968 में चिदम्बरा के लिए पहला ज्ञानपीठ मिला, और साहित्य अकादमी मिला है कला और बूढ़ा चाँद के लिए। जबकि पहला साहित्य अकादमी आप लोग देख चुके हैं किसे मिले हैं। ठीक है, तो ये माखनलाल चतुर्वेदी जी को मिला है, ध्यान में रखेंगे। अगला है पंत जी के विशाल महाकाव्य लोकायतन। सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध महाकाव्य रहा इनका, विशाल महाकाव्य से कहा जाता है। तो लोकायतन जो है ये क्यों प्रसिद्ध रहा? क्योंकि इस लोकायतन में गांधी जी के जीवन पर आधारित कुछ घटनाओं के बारे में उल्लेख किया गया है। ठीक है, और इसी कारण से इस लोकायतन को सोवियत नेहरू शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसी कारण इसे बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध माना जाता है और इसे महाकाव्य कहा जाता है। तो ध्यान रखें कि जो सुमित्रानंदन पंत जी का लोकायतन काव्य है इसे महाकाव्य की संज्ञा दी गई है, जिसका प्रकाशन 1964 में हुआ। यूपीपीएससी पूछ सकता है किस वर्ष हुआ था लोकायतन, 1964 में, और ये आपका गांधी जी के जीवन पर आधारित है। इसीलिए इस रचना को सोवियत नेहरू शांति पुरस्कार दिया गया था। सब संबंधित हैं, नेहरू जी, ठीक है, गांधी जी और लोकायतन। तो लोगों का भला करने के लिए आए थे गांधी जी। पंत जी से प्रभावित होकर इन्होंने पंत जी ने इनसे प्रभावित होकर लोकायतन ग्रंथ लिख दिया। ऐसे करके आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला है 1938 ईस्वी में पंत जी ने एक पत्रिका निकाली थी जिसका नाम था रूपाभ। ये आपने उत्तराखंड में पढ़ा होगा कि पंत जी का अधिकांश समय जो है, इनकी कर्मभूमि के रूप में ही जाना जा सकता है, तो इनका अधिकांश समय जो है ये काला कांकर में बीता। काला कांकर के जो नरेश थे, जो वहाँ के राजा थे कुंवर सुरेश सिंह, इनके आग्रह पर ही सुमित्रानंदन पंत जी ने रूपाभ नामक पत्रिका का प्रकाशन किया था। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे। तो ये हैं आपके सुमित्रानंदन पंत जी, और इनसे रिलेटेड कुछ अन्य फैक्ट देख लेते हैं। ठीक है, कौसानी स्थित पंत जी का घर वर्तमान में पंत विथिका नाम से जाना जाता है। और आपको पता होगा कि जो इनका घर है ये एक संग्रहालय के रूप में प्रसिद्ध है, और इसी के साथ खूंट ग्राम अल्मोड़ा में जो गोविंद वल्लभ पंत जी का संग्रहालय उसे भी कनेक्ट किया गया है। तो ध्यान रखें, कौसानी में है आपका पंत विथिका नामक संग्रहालय, जो कि सुमित्रानंदन पंत जी का निवास स्थान था। पंत जी ने अपनी रचनाओं में जिस भाषा का प्रयोग किया है उस भाषा को इन्होंने स्वयं क्या नाम दिया? चित्र भाषा या बिंबात्मक भाषा। तो ध्यान रखें कि पंत जी ने अपनी भाषा को क्या नाम दिया है? चित्र भाषा या बिंबात्मक भाषा। ठीक है, पंत जी ने हरिवंश राय बच्चन के साथ मिलकर संयुक्त रूप से प्रकाशित की थी एक रचना जिसका नाम है खादी के फूल। मैंने इससे पहले हजारी प्रसाद द्विवेदी जी जब कवर किया था तब वहाँ पे बताया था कि हजारी अपने आप में एक फूल होता है। ठीक है, दीपावली के टाइम पे लगने वाला हजारी का फूल। तो अशोक के फूल और शिरीष के फूल जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं, दो प्रसिद्ध रचनाएं, वो दोनों आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के हैं। लेकिन एक रचना जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, खादी के फूल, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है, मैंने आपको बताया था। ठीक है, अब जो सुमित्रानंदन पंत जी हैं ये गांधी जी से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। इनके जीवन पर आधारित इनने एक महाकाव्य लिख डाला लोकायतन। तो जब गांधी जी 1929 ईस्वी में कुमाऊं की यात्रा पर आए थे, और कहाँ रुके थे आपको पता होगा? कौसानी में ही रुके थे, जहाँ पर इनका घर है। ठीक है, सुमित्रानंद पंत जी का जो जन्म स्थान है कौसानी, वहीं पर इन्होंने 12 दिन प्रवास किया। इसीलिए गांधी जी के व्यक्तित्व से काफ़ी प्रभावित हुए और इन्होंने खादी के फूल नामक रचना लिख डाली, गांधी से प्रभावित होकर। ठीक, तो ये भी आप लोग ऐसे करके याद रखेंगे। इसके बाद है संध्या। संध्या के बाद
ये कविता पंत जी के ग्राम्य संकलन से ली गई है। मैंने आपको बताया था कि ग्राम्य रचना यूके SSSC ने पूछी है पहले, इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखें कि ग्राम्य जो संकलन है इनका काव्य संकलन, इसी के अंदर एक रचना है संध्या के बाद, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो गाँव में आप लोग देखा होगा कि गाँव में सबसे जो बढ़िया समय माना जाता है, जहाँ पे महफिल जमती है, सभी लोग अपने सुख दुख बांटते हैं, सभी लोग अपनी थकान मिटाते हैं कुल मिला के, तो वो होता है शाम का समय, जब सभी घर आ जाते हैं सारा काम निपटा के, तो उसके बाद आग जला के घर में जाड़ों के दिनों में तो खासकर आग जला के बैठते हैं और सारे के सारे गाँव वाले जितने अधिक से अधिक हो सकते हैं वहाँ पर बैठते हैं, अपने अपने विचार रखते हैं। ठीक है, इंजॉय करते हैं। तो इसीलिए इसी चीज़ पर बेस्ड है संध्या के बाद वाली रचना, इसलिए ग्राम्य संकलन से ली गई है, तो ध्यान रखेंगे। ठीक है, इनके सम्मान देख लेते हैं, हमने पहले देखे हुए हैं लेकिन यहाँ पे मैंने एक साथ संकलित कर दिए। तो सम्मान में साहित्य अकादमी मिला है 1960 ईस्वी में कला और बूढ़ा चाँद रचना के लिए। इसी के अगले वर्ष 1961 में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया और 1968 में इनको चिदम्बरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, जो कि पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार था। तो ध्यान में रखेंगे इनके पुरस्कार। 28 दिसंबर 1977 ईस्वी को सुमित्रानंदन पंत जी की मृत्यु हो गई थी। तो ये थे सुमित्रानंदन पंत जी और इनसे रिलेटेड महत्वपूर्ण फैक्ट जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियोज पसंद आ रही हैं तो भैया इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि और लोगों को भी फ़ायदा हो, और इन्हें ज़रूर तैयार कर लें, इनके प्रॉपर नोट्स बना लें। नोट्स नहीं भी बना पा रहे हैं तो बार बार वीडियोज़ को देखकर फास्ट करके देख लें, आप लोग रिवीजन कर लें। ठीक है, क्योंकि यहाँ से आप लोगों को पता है कभी 5 क्वेश्चन पूछ दिए जा रहे हैं तो कभी 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ से पूछे ही जाते हैं। तो आप लोग अगर अपने हिंदी में 3 से 4 नंबर फिक्स करना चाहते हैं तो ये रचनाएं ज़रूर पढ़ लें, और मैंने प्रयास किया कि अधिक से अधिक मैं रचनाएं यहाँ पे संकलित कर पाऊँ। ठीक है, बाकी इन वीडियोज़ में जो मिस्टेक्स कहीं पे हुई हुई तो उनके लिए हम अलग से एक सेशन रखेंगे, मैंने आपको बता दिया। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है, ताकि हमें भी थोड़ा सा प्रोत्साहन मिले। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपना ध्यान रखें, अच्छे से पढ़ाई करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।